एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जैकबोर्ड ने आप लोगों का एक ही मॉडल पेपर जारी किया है और आप लोगों को नोटिस दिया है कि आप लोग ज्यादा कोशिश कीजिए, मॉडल पेपर पर डिपेंड ना रहकर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो फाइनली मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो बताया था, आप लोगों का जो जैकबोर्ड के माध्यम से नोटिफिकेशन आई थी और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है मेरे लाल, जिस कारण से मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ PYQ। क्या PYQ लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन जो होगी पूरा का पूरा 2020 से रिलेटेड होगा, इतिहास से रिलेटेड होगी। तो मेरे लाल ये पूरे रात भर मेहनत करने के बाद अभी मैं मॉर्निंग में आप लोगों को क्लास में ले पा रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों के लिए मेहनत करते रहें, हम लोग वीडियो को जितना ज्यादा हो सके हम लोग शेयर कर देंगे। बस एक बार आप लोग मेरे लाल, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा हो सके झारखंड के कोने कोने तक फैला दीजिए मेरे लाल ये वीडियो, ताकि हर एक बच्चों को पता चले कि पिछले 2020 से लेकर 2023 तक किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे पेपर में। क्योंकि PYQ को पढ़ना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार हर साल जो है रिपीटेड होती है, बहुत सारे 50% क्वेश्चन। तो फाइनली हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का और फुल सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन करेंगे। और ये वीडियो में दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, एक में नहीं हो पाएगा क्योंकि एक में ना बहुत लॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन है और इन सब क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना एक वीडियो पे संभव तो नहीं बनता है। लगभग 2 वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा। तो ये हम लोगों का सेट नंबर 1। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद सेट नंबर 2, ठीक है। और आप लोग ये ना सोचे कि आप लोगों का जो हैशटैग करके जो वीडियो चल रहा है वो रुक जाएगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी। मॉडल पेपर तो मॉडल पेपर नहीं, सॉरी, आपका PYQ तो चलेगा ही चलेगा, वो आप लोग का हैशटैग वाला भी चलते रहेगा, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत ही करीब आ चुका है। बस आपसे विनती है कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से क्वेश्चन था पहले, और पहले जमाने में ऑब्जेक्टिव भी उतना नहीं पूछे जाते थे। तो देखिएगा यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पहले 100 मार्क्स का था और यहाँ पे लिखा था पहले कि 100 मार्क्स में कोई भी व्यक्ति अगर 33 नंबर लाते हैं तो वो पास हो जाएंगे। तो सारा क्वेश्चन को आज हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करेंगे एक एक। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2020 का पेपर है, ठीक है। 2021 में तो एग्जाम नहीं हुआ है, 2022 का पेपर भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सेट 2 के बाद हम लोग आपका 2022 का भी पेपर में आप लोग को करवाने की कोशिश करूंगा, 23 का भी पेपर में करवाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, जो भी बंदा एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों का मैं PDF आप लोगों को डाल दूंगा, ये पूरा प्रीवियस रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट की मैं डालने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन का, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थे, पूरा स्पीड में डिस्कस करूंगा क्योंकि सारा क्वेश्चन को देखना भी है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत सारा क्वेश्चन जो जितना भी पढ़ा चुका हूं ना, सारा क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। भारत में, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? सबसे पहले महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और कहां चला था सर? कुरुक्षेत्र में चला था, याद रखिएगा। तो बोल सकते हैं सर महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। कितना? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। और क्लास देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये क्लास में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाया हूं। निम्नलिखित में से किससे ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किए? सबसे पहले स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला याद रखिएगा वंश था कुषाण वंश। क्या? कुषाण वंश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे सर? तो बताएंगे सर ऋषभदेव। क्या हो जाएगी? ऋषभदेव। अगर अंतिम पूछा जाएगा तो बताएंगे सर महावीर। अंतिम की बात करें तो महावीर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मैंने आपको बताया था कि ये 2 तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये बचा 2 ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे भोपाल होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते होंगे कि रायसेन होगा। लेकिन एक बात को ध्यान पूर्वक समझिए, जब भी रायसेन और भोपाल दोनों ऑप्शन रहे तो आपको रायसेन लगाना है। क्या? रायसेन लगाना है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? जो अल-बिरूनी थे उन्होंने ही किया था किताबुल हिंद की रचना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किताबुल हिंद की रचना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो अल-बिरूनी ने ही किताबुल हिंद की रचना किए थे। किस भाषा में किए थे ये हमसे पूछे गए, तो बताएंगे सर अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? और एक बार आप लोग याद रखिएगा, अभी मैं 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2020 के पेपर में
15 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। एक बार आप लोग बताइएगा कि 15 में से क्या मैं 15 क्वेश्चन सारा चीज में बताया हूं या नहीं। जो भी बता यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या आप लोग याद रखिएगा यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, क्या मैं 15 क्वेश्चन में से कोई ऐसा एक क्वेश्चन बता दीजिएगा सर जो आपने नहीं बताया अभी तक। ठीक है, जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि याद रखिएगा जो चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो याद रखिए कहां पे स्थित है, अजमेर में। कहां, अजमेर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा, ये क्वेश्चन सबसे टफ था, ये क्वेश्चन सबसे टफ था, लेकिन जो भी बंदा थ्योरी लेक्चर पढ़े हैं फाउंडेशन कोर्स से लेके, वहां पे मैंने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था कि विजयनगर साम्राज्य में दो प्रकार के सैनिक है, एक नायक एक अमर नायक। सैनिक को कहा जाता था एक नायक और एक कहा जाता था अमर नायक। याद रखिएगा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूदान क्या कहलाता था, तो अमरन कहलाता था। क्या, अमरम कहलाता था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं सर, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए सबसे पहले अगर सेवन, क्या मेरे लाल, सबसे पहले सेवन करने वाला अगर व्यक्ति पूछा जाए तो वो था हम लोगों का, याद रखिएगा, अकबर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसने प्रतिबंध लगाया था, प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति था सर जहांगीर। कौन, जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, आयन अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में, 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी। आप सभी को पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और 55 तक पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह कब से शुरू हुई थी, तो बताएंगे सर 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। याद रखिए कहां से, तो मेरठ से शुरू हुई थी। कितने प्रकार के कारण था, तो 5 प्रकार के कारण था। राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, सामाजिक कारण, 5 प्रकार के कारण थे। पांचों कारण आपको बेहतरीन ढंग से आना चाहिए क्योंकि ये इस बार आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा। क्या, 5 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगा। 1857 के प्रमुख कारणों का विवेचना करें। 1857 के कारणों का विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन आएगी। अभी मैं जस्ट दिखाने वाला हूं। तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के समाज कौन थे और सबसे कम उम्र, सबसे पहले कम उम्र में फांसी देने वाला, याद रखिएगा मंगल पांडे। कौन थे सर, मंगल, याद रखिए मंगल पांडे थे। याद रखिएगा इसको भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे कम उम्र में फांसी हुआ था 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था सर भारत का, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या था, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और एग्जाम से पहले हैशटैग वाला, क्या, हैशटैग वाला और उसके बाद PYQ दोनों करके जाना है। एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले मैं पूरा फास्टली क्विक रिवीजन करवाऊंगा, बस आप लोग उस दिन तैयार रहिएगा और करके जाना है और कॉपी को फाड़ के एकदम लिखना है, एकदम अच्छी तरह से लिखकर आप लोगों का 90+ मार्क्स लाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक होगी A.O. ह्यूम। कौन हो जाएगी, A.O. ह्यूम। पर अगर आपसे पूछा जाए कब इसकी स्थापना हुआ था तो बताएंगे सर 1885 को। कब, 1885 इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की थी, तो बताएंगे सर सत्ता सौंपने की घोषणा कब की थी, तो 20 फरवरी 1947। क्या हो जाएगी, 20 फरवरी 1947। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया है, याद रखिएगा अध्यक्ष होता है सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी चुनाव कब हुई थी तो 11 दिसंबर, इसको डेट को पूरा मेंशन कर लीजिएगा, 11 दिसंबर 1946 को। कब, 11 दिसंबर 1946 को। ये 15 क्वेश्चन था मेरे लाल जो आप लोगों का 2020 के पेपर में पूछे गए थे। और एक बार आप लोग बताएं कि 15 में से कितना क्वेश्चन अभी तक आपने सही किए। अगर हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं ऑनेस्टी पूर्वक तो 15 में से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए जितना मैं डिस्कस करवाया हूं। ये था हम लोगों का 2020 का पेपर का फुल एंड फाइनल MCQ। अब हम लोग आते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है कि आंसू के, और ये दो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। आंसू के अभिलेख में उपयोग में आई 2 लिपियों के नाम लिखे। देखिए 2 लिपि का नाम आपसे पूछे जा रहे हैं तो एक होगा आप लोगों का, याद रखिएगा पहला लिपि का नाम आपको लिखना है खरोष्टी। क्या, खरोष्टी। खरोष्टी लिपि एक हो जाएगा सर, और एक हो जाएगा लिपि, और एक हो जाएगा सर हम लोगों का, याद रखिएगा अगर दूसरा पूछा जाएगा तो ब्राही लिपि। क्या हो जाएगी, ब्राही
याद रखिए ब्राह्मी लिपि, इसको भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। दोनों क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। याद रखिए क्या कि अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आई 2 लिपि का नाम खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण और सगुण, मैंने सारा चीज में बता चुका हूं, सिर्फ मैं रिवीजन करवा रहा हूं PYQ से। तो निर्गुण सबसे पहले देखते किसे कहते हैं। ऐसे, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में 2 मार्क्स का है। ऐसे लोग जो मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया, मैंने बताया था कि ऐसे लोगों को हम लोग निर्गुण कहते हैं जो मूर्ति पूजा करने से मना करते थे, बहिष्कार किया करते थे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो उसको हम लोग बोलते थे निर्गुण। और जो मूर्ति पूजा करते थे उसको हम लोग बोलते थे सगुण। समझिएगा, ऐसे लोग जो मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया और कहा कि ईश्वर का कोई आकार याद रखिएगा, आकार नहीं होता है, बिल्कुल ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, क्योंकि हम लोग नहीं देखे हैं अभी तक और ना ही कभी देख पाएंगे, वह निराकार होते हैं। ऐसे लोगों को निर्गुण कहा जाता है। वो निर्गुण उसे कहते हैं जो कभी भी मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा का हमेशा क्या करते थे, बहिष्कार करते थे और उसके बाद कहते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ठीक इसका ऑपोजिट होता है सर सगुण में। वे लोग जो मूर्ति की पूजा करते थे उसे ही अपना भगवान मानते थे, उसे ही सगुण परंपरा कहा जाता था। यह लोग मूर्ति बनाकर उनका पूजा करते थे। बस याद रखिएगा, निर्गुण कहते हैं जो, याद रखिएगा, जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जो मूर्ति पूजा का बहिष्कार करते थे और कहते थे कि ईश्वर एक है, ईश्वर के अलावा कोई नहीं है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। बस एक याद रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। क्लास देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो डन कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने के बाद मुझे ये नहीं पता चलता है कि आप लोगों को पैसा लगता होगा क्या लाइक करने में। एक बार बता दीजिए, इतना जब मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को पैसा लगता है क्या लाइक करने में? एक बार कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें उससे मोटिवेट मिलता है कि कितना स्टूडेंट हमारे क्लास को देखने के बाद उनको अच्छा लगता होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने शुरू किया गया था? यहाँ पे अच्छी तरह से दिख रहा होगा भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ये भी क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में 2 ही मार्क्स का है। कितना? 2 ही मार्क्स का है। ये जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर का 5 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और आपको लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे उल्लेख करें। सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी को पता हुआ शहरी सभ्यता थी, कैसे, तो इसके बारे में उल्लेख करना है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में उत्खनन कार्य कराया जो 1925 तक चलता रहा। इसके बाद 1926 से 1933 तक मध्य स्वरूप वत्सन के निर्देश में उत्खनन कार्य हुआ। मोहनजोदाड़ो में 1922 से 1923 में रखलादास बनर्जी ने, RD बनर्जी ने के निर्देशन में उत्खनन कार्य आरंभ हुआ। इसके बाद सर जॉन मार्शल मैके एवं व्हीलर के निर्देश में उत्खनन कराया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम से शहर जाना जाता था। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूं और हमें नहीं लगता कि अगर आप हिस्ट्री का पेपर लिए हैं और ये क्वेश्चन आपको ना आए, इसलिए आपको इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। हाँ, अब आते हैं सर मेन कैरेक्टर पे। अब आते हैं हम लोग मेन कैरेक्टर में और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगी। कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग युद्ध जब हुई थी, इसमें अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े थे, आज हम लोग इसको विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कितना ऐसे स्टूडेंट है जिनको ये क्वेश्चन पहले से ही आप लोग को पता होगा। और जिस तरह से मैं आंसर लेकर आया हूं, आपको इसी तरह से आंसर लिखना है जिस तरह से मैं लेकर आया हूं। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक के जीवन में बिल्कुल बदल गया। उसके जीवन में आए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित थे। जब कलिंग युद्ध हुई थी उस समय अशोक के जीवन में बहुत बड़े बदलाव हुए थे, बहुत बड़े तब्दील हुई थी, चेंजेस हुए थे उनके लाइफ में। क्या क्या थे इसके बारे में लिखना है, याद रखिए पॉइंट टू पॉइंट। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ खून के अलावा उस क्षेत्र में, कलिंग क्षेत्र में कुछ नजर नहीं आया था अशोक को। रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब आज के बाद कोई भी युद्ध हम लोग नहीं करेंगे और युद्ध घोष को याद रखेगा कि स्थान पर उन्होंने धर्म घोष का फैसला कर लिया है कि अब हम धर्म के ही रहेंगे। यानी वह अब हिंसा को छोड़ दिया और अहिंसा का पुजारी बन गया। वह कहता है कि अब आज के बाद में जिंदगी में जब तक मेरी जान रहेगी मैं कभी भी किसी से हिंसा नहीं करूंगा। अब आज के बाद मैं पूरा का पूरा पुजारी बन गया हूं अहिंसा का। आगे लिखते हैं सर, अधर्म को उन्होंने वहीं छोड़ दिया और उनका जो अधर्म थे उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। पॉइंट नंबर 2, इस युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया।
कलिंग युद्ध के बाद अशोक याद रखिएगा अहिंसा का पूरा पुजारी बन गया। युद्ध के साथ साथ उसने मांस खाना तथा शिकार करना भी बंद कर दिया। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने सबसे बड़ा परिवर्तन किया कि उन्होंने कहा कि आज के बाद ना मैं कोई मांस खाऊंगा और ना मैं कोई युद्ध करूंगा, इसके बारे में बताया गया। और ना ही आज के बाद कभी मैं किसी भी जानवर का, पक्षी का शिकार करूंगा। इन ऑप्शन नंबर याद रखिएगा पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया था अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए और इसके राजधर्म घोषित करके उसके प्रचार प्रसार में जुट गया। ये सेंटेंस थोड़ा सा समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, इस तरह से लिखना है, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पूरे भारत में फैला दिया। प्रचार प्रसार करने के लिए कौन सा धर्म के बारे में, तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म के बारे में। आते हैं सर अगला पॉइंट कि अशोक प्रजा के देखभाल करने वाला बन गया। और अशोक जो है वो प्रजा का देखभाल करने वाला बन गया और उन्हें संबंधित अनेक कार्य किए। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए सार्वजनिक के लिए, कुएं बनाए, नहर बनाए, तालाब बनाए, सिंचाई व्यवस्था को ठीक किया। कौन? अशोक ने। कब? कलिंग युद्ध के बाद। तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, और ये क्वेश्चन कॉमन बनती है हर एक साल में, हो सके इस साल आपके पेपर में 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का आए, लेकिन पूछेगा तो जरूर। तो कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या चेंजेस हुई उसकी लाइफ में, ये आपको होना बहुत जरूरी है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन कि गुप्त काल के इतिहास के स्रोत का वर्णन करें। मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अलबिरूनी, कौन? अलबिरूनी के विवरण पर परीक्षण करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं बताना भूल गया हूं कि अगर आप में से कोई सा स्टूडेंट है जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं और अभी तक जो भी ऐसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और आप लोगों को लग रहा है कि सर आपने हमें ये क्वेश्चन नहीं बताया है, तो आप लोग ना लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। ये सब क्वेश्चन रसगुल्ले टाइप का है, लिख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है, मुझे तो लगता है कि मैं सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ, थ्योरी लेक्चर्स हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव, सारा चीज़ मैं बता चुका मेरे तरफ से। पर अगर आपको लगे तो एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन, PYQ वाला। क्वेश्चन पे आते हैं सर कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अलबिरूनी के विवरण का परीक्षण करें। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं यहाँ आपको ऊपर भेज देता हूँ ताकि आंसर को हम लोग को देखने में कठिनाई ना करना पड़े। देखिए मेरे लाल, लिखा क्या है समझिएगा कि अरबी लेखक अलबिरूनी ने भारत के विषय में अपनी पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में भारत की सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, भारतीय खान पान, वेशभूषा, उत्सव, त्यौहार आदि के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। जो आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया ऑब्जेक्टिव में कि अलबिरूनी ने एक पुस्तक लिखा था किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जो अरबी भाषा में लिखा था। अब यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा, रट्टा लगाने की अब समय नहीं है और ना ही लिखने का समय है, समझिएगा। अलबिरूनी ने एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम था तहकीक हिंद, या याद रखिएगा क्या, तहकीक हिंद, या हम लोग बोल सकते हैं किताबुल हिंद। इसकी रचना अलबिरूनी ने अरबी भाषा में किया था और यह भारत के विवरण के बारे में लिखा गया था। किसके बारे में? तो याद रखिएगा भारत की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, वेशभूषा, खान पान, त्यौहार, उत्सव आदि के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। कौन? अलबिरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद के 9वें अध्ययन में, जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसी तरह से एक चैप्टर होता था किसमें? किताबुल हिंद में 9वें चैप्टर में अध्ययन में अलबिरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाला है। जब अलबिरूनी के बुक उठाकर आप लोग देखेंगे तो याद रखिएगा आपका 9वें चैप्टर में, जो 9वां चैप्टर है उसमें लिखा गया है भारत का, उन्होंने भारत के जाति व्यवस्था के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से अलबिरूनी ने विवरण दिया था। अब आते हैं सर अगला पैराग्राफ को। अगला पैराग्राफ क्या है सर हम लोगों का? अच्छा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अलबिरूनी के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्गों में बांटा हुआ था। जो अलबिरूनी थे उन्होंने भारतीय समाज को 4 कैटेगरी में बांटते हुए देखा है। पहला देखा था उन्होंने ब्राह्मण, दूसरा देखा था क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आप लोगों को अच्छी तरह से मैंने एक क्लास में आप लोगों को बताया था। ठीक है, इन चारों ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे। इन चारों में से अगर देखा जाए कोई सर्वश्रेष्ठ अगर था तो वो है ब्राह्मण।
और इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण के ब्राह से सिर से हुई थी। कहां से इसकी उत्पत्ति माना जाता है कि इसके सिर से हुई थी। क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्राह के कंधे और हाथ से, जबकि वैश्या की उत्पत्ति जांघों से हुई थी। इसलिए समाज में ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय का और उसके बाद वैश्यों का स्थान है। समाज के सबसे निचले स्थान पर शूद्र को रखा गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शूद्र, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ब्राह के पैर से हुई थी। बहुत अभी आप लोग अगर कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड है तो आप सभी को पता है कि 4 कैटेगरी में धर्म है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो माना जाता है कि सॉरी ठंडा के दिन में बच के रहिए, बहुत जबरदस्त ठंडा चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मण एक होगा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सबसे नीचा स्थान पर दिया जाता है शूद्र को। और इसकी उत्पत्ति हुई थी कहाँ से? पैर के, याद रखिए पैर है, पैर के अंदर से माना जाता है कि पैर के अंदर से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आए वर्ण व्यवस्था के बारे में, अलबेरू ने कहा आपको आंसर इतना ही लिखना है और आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा अगर आप सही ढंग से सही बेस पे अगर लिखते होंगे। आशा करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं सर कबीरदास के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें। जो कबीरदास है इसके प्रमुख उपदेशों का हम लोग को वर्णन करना है। कबीरदास के बारे में सर से सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि कबीरदास का जन्म 1425 ईस्वी को एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि लोग लज्जा शर्म के डर से कबीर को वाराणसी के तालाब के किनारे फेंक दिया था। याद रखिएगा अक्सर वह इंसान कुछ कर गुजरते हैं जिसके साया कोई नहीं होता है। याद रखिएगा मेरे लाल, इसलिए एक जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति रखिए जो आपको हमेशा सपोर्ट करे। तो बता दें सर, याद रखिएगा क्या कबीरदास का जन्म 1425 ईस्वी को एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। कहा जाता है कि लोग लज्जा और शर्म के डर से कबीर को वाराणसी के तालाब के किनारे फेंक दिया था। इनका लालन पालन दूल्हा जाति के नीरू और निमा ने किया था। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा चुका है, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कि आपका कबीरदास की लालन पालन किसने किया था? बताएंगे सर, याद रखिएगा 2 जाति था, एक नीरू और निमा ने की थी। इनका नाम उन्होंने कबीर रखा। कबीर का अर्थ होता है महान। कबीर का कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कबीर का अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे सर कबीर का अर्थ होता है महान। कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर कई दोहे का निर्माण किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिए, हम लोग कोई अलग अलग नहीं है। कबीर निर्गुणवादी थे। निर्गुण का मतलब मैंने बताया था कि निर्गुण का मतलब अभी मैंने जस्ट बताया था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, वह निराकार होते हैं। और मूर्ति पूजा पर हम लोग विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा का हम लोग घोर विरोध करते हैं, उसको हम लोग निर्गुण कहते हैं। या निराकार ईश्वर की पूजा क्या करते थे। कबीर द्वारा लिखा गया पुस्तक बीजक, बीजक किसने लिखा है? बहुत बार क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है कि बीजक किसने लिखा है, तो कबीरदास ने लिखा है, जिसमें कि उनकी जीवनी और दोहे का वर्णन है। जो कबीरदास ने बीजक पुस्तक लिखा है इसमें उनकी जीवनी और दोहे का वर्णन किया गया है। कबीरदास ने बहुत से दोहे लिखे जिसमें कुछ प्रमुख दोहे हैं उनका प्रकार। पवन पूजे तो हरू मिले तो मैं पूजू पहाड़, शादी तो चाकी भली पीस गए संसार, साई इतना दीजिए जमे कुटुंब समय। कुटुंब का मतलब होता है मेहमान। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना रहे। यह हम लोगों का कबीरदास का एक प्रसिद्ध, याद रखिएगा, दोहे हैं, प्रसिद्ध दोहे हैं। एक कविता नहीं है, प्रसिद्ध दोहे हैं। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का पूछा गया था 2020 के पेपर में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कृष्णदेव राय की उपलब्धियों के बारे में बताएं। जो कृष्णदेव राय है इसके उपलब्धियों के बारे में मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को जल्दी से सेट 2 भी प्रोवाइड कीजिए, तो आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताइए। मैं सारा क्वेश्चन लेकर आया हूं मेरे लाल में, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से मैं बता सकूं, जो मेरे तरफ से जितना भी क्वेश्चन हो सके। PYQ का सारा क्वेश्चन देखिए। एक स्टूडेंट कह रहे थे ना कि सर हम लोग को मानचित्र से क्वेश्चन नहीं आएंगे हिस्ट्री में। भारत के रेखा मानचित्र में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, कालीबागान को चिन्हित करें। कितना क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 और कितना मार्क्स का पूछा गया था? 5 मार्क्स का। कभी ऐसा ना